बच्चों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 12वीं हिंदी कोर पाठ्यक्रम के पाठ बाजार दर्शन, जो प्रसिद्ध उपन्यासकार जैनेंद्र कुमार द्वारा लिखित है, इसका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण लेकर आज उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम हम पाठ के पूर्व जैनेंद्र कुमार जी के बारे में जानेंगे। प्रसिद्ध उपन्यासकार जैनेंद्र कुमार जी का जन्म 1905 में अलीगढ़ में हुआ। बचपन में इनके पिता का देहावसान हो जाने के कारण मामा ने इनका पालन पोषण किया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा हस्तिनापुर के पाठशाला गुरुकुल में हुई। उच्च शिक्षा के लिए इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बनारस में अध्ययन किया और 1920-21 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन के प्रभाव के कारण इन्होंने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी और असहयोग आंदोलन में इन्होंने भाग लिया। अंततः ये स्वतंत्र लेखन कार्य करने लगे। इनकी साहित्यिक सेवा के कारण 1984 में इन्हें भारत भारती सम्मान दिया गया तथा भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण तथा साहित्य क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। इनका देहावसान 1990 में दिल्ली में हो गया। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। औपन्यासिक कृतियां देखें तो परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध। बच्चों, परख उपन्यास तथा सुनीता ये उच्च शिक्षा में आज भी पढ़ाए जा रहे हैं। इनके कहानी संग्रह की बात करें तो वातायन, एक रात, दो चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब। बच्चों, कहानी के पश्चात हम निबंध संग्रह की बात करें तो प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, सूर्योदय, साहित्य का श्रेय और प्रेम, सोच विचार, समय और हम। बच्चों, इस तरह से हम देखें कि जैनेंद्र कुमार मनोविश्लेषणवाद, मनोवैज्ञानिक कथाकार के रूप में प्रेमचंद के पश्चात सबसे उत्कृष्ट और प्रतिनिधि रचनाकार के रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। आपने देखा, इन्होंने उपन्यास, निबंध, कहानी आदि सभी विषयों पर इन्होंने अपनी लेखनी चलाई। बच्चों, इनकी उपन्यासों और कहानियों के माध्यम से इन्होंने सशक्त मनोवैज्ञानिक विचारधारा को, कथाधारा को प्रवर्तन किया। यही इनका गंभीर चिंतन, इनके साहित्य की अपनी पहचान है। इनकी जो शैली है, सरल एवं औपचारिक शैली है, जो समाज एवं राजनीति, अर्थनीति और बाजार से संबंधित गहन प्रश्नों पर हमें विचार करने के लिए मजबूर कर देती है। साथ ही हम देखें, ये गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित होने के कारण गांधी जी के सरल एवं सहज उपयोगी जीवन जगत से जुड़े हुए संदर्भगत इन्होंने प्रश्न उपस्थित किए हैं। ऐसा उपयोग शायद बहुत दुर्लभ लोगों में मिलता है। गांधी जी के सिद्धांत जैसे सत्य और अहिंसा, आत्मसमर्पण आदि इनकी रचनाओं में मुख्य रूप से अभिव्यक्त होता है। भाषा शैली की दृष्टि से देखें तो सरल और सहज भावानुकूल भाषा है। इसमें तत्सम शब्दों का बाहुल्य मिलता है, परंतु तद्भव के साथ उर्दू फारसी शब्दों का प्रयोग भी पाया जाता है। बच्चों, बाजार दर्शन के पाठ का सारांश कुछ इस प्रकार है। बाजार दर्शन एक निबंध है जो अपनी गहरी वैचारिकता एवं साहित्य के सुलभ एवं लालित्य शैली का संयोग है।
कई दशक पहले यह लेख उपभोक्तावादी और बाजारवाद को के सामने बाजारवाद की प्रक्रिया उपभोक्तावादी की संस्कृति का एक बेजोड़ नमूना है। वे अपने चिर परिचित मित्रों और अनुभवी लोगों से बात करते हुए स्पष्ट करते हैं कि बाजार एक जादू है। बाजार में जादुई ताकत होती है जो व्यक्ति को अपना गुलाम बना देती है। यदि व्यक्ति अपनी आवश्यकता को ठीक ठाक न समझकर बाजार जाता है तो वह अनाधिकृत रूप से अनेक प्रकार की बेकार वस्तु भी लेकर आ जाता है घर्षण में बंद कर। अतः वह व्यक्ति बाजार का सदुपयोग नहीं कर पाता। बाजार का लाभ वही व्यक्ति उठा पाता है जो बाजार जाने के पहले एक समय सूची की तरह ही एक सारणीबद्ध रूपरेखा तैयार करे और एक खाका तैयार करे कि क्या वस्तु से क्रय करनी है क्या नहीं करनी है। इस तरह से वह चमक दमक और फैशनेबल बाजार में नहीं फंसेगा। अन्यथा इस बाजार में जाकर उस फैशनेबल और उपभोक्तावादी या बाजारूपन के आकर्षण में बंद कर उसके अंदर असंतोष, ईर्ष्या, द्वेष से घायल होकर वह सदा के लिए बेकार हो जाएगा। वास्तव में लेखक ने बाजारवाद को दार्शनिक अंदाज में एक किस्सा गोई की तरह व्यक्त किया है और उसने यह बताया कि यह बाजारवाद व्यक्ति का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र की तरह अनीति शास्त्र है। इस बाजार में व्यक्ति अपना लाभ कमाने के लिए किसी भी का शोषण करने के लिए तत्पर रहता है। अतः बाजारवाद में अर्थशास्त्र लागू नहीं होता। अर्थशास्त्र जिसमें मांग और पूर्ति का नियम है, जितनी मांग होगी उतनी पूर्ति होगी। उपभोक्ता को उसकी आवश्यकता की पूर्ति करना बाजार का काम है, किंतु उपभोक्ता की पूर्ति के लिए बाजार अपना कार्य करने के साथ साथ व्यक्ति शोषण का शिकार हो जाता है। यह अनीति शास्त्र है। बाजार अनीति को जन्म दे देता है जो आपसी प्रेम और सद्भाव की कमी ला देता है। वैसे तो बाजार में किसी भी वर्ग, जाति, धर्म, गुण आदि के लोग पैसे के परचेजिंग पावर की ताकत, पैसे के पावर के कारण वो सब में समन्वयवाद का या समरसता आ जाती है, किंतु इसके साथ ईर्ष्या, द्वेष, कलह आदि जन्म ले लेते हैं। यह आसपास पड़ोस को देखकर, उसके ताकत को देखकर, परचेजिंग पावर को देखकर, उसके घर की क्रय शक्ति को देखकर दूसरा व्यक्ति ईर्ष्या, द्वेष और जलन से पीड़ित हो जाता है। इस पाठ का सारांश इस प्रकार है। लेखक बताते हैं, लेखक अपने मित्र के बारे में बताया कि एक बार वे बाजार गए एक मामूली चीज़ लेने के लिए, परंतु जब वापस लौटे तो उनके हाथ में बहुत सारे बंडल थे, बहुत सारे पैकेट थे। जब लेखक ने पूछा यह क्या, आप तो थोड़े चीज़ लेने के लिए गए थे, मामूली चीज़ लेने के लिए गए, तो वे सज्जन बोले, अरे भाई मेरे साथ यह थी, यानी ये पत्नी के ऊपर सारा परचेजिंग, अपनी ताकत और जो भी खरीदारी की गई थी उसको मढ़ दिया जाता है। इस प्रकार से लेखक बताते हैं उन्होंने अपनी पत्नी को दोषी बताया। लेखक के अनुसार पुराने समय में पति इस विषय पर पत्नी की ओर वोट ले लेते थे, पत्नी की ओर ही अपना सारा हिसाब किताब कह देते थे, यानी उसका ही सहारा ले लेते थे। अतः वास्तव में इसमें मनी व्यय और पैसे की गर्मी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। लेखक बताते हैं पैसा ही पावर है। लोग अपने इस पावर को प्रदर्शित करने के लिए बैंक बैलेंस, मकान, कोठी, बंगला आदि इकट्ठे करते हैं। यहाँ तक कि पैसे के पावर का प्रयोग करने में लोगों को आनंद की प्राप्ति होती है। कुछ लोग संयमी भी होते हैं जो पैसे को एकत्रित करते हैं, जोड़ते हैं और जुड़ा होने पर स्वयं को
गर्वीला महसूस करते हैं। लेखक के मित्र ने बताया कि सारा पैसा खर्च हो गया। मित्र की अधिकतर खरीदारी परचेजिंग पावर के अनुपात में हुई है या ज़रूरत के हिसाब से। लेखक यह विचार करने के लिए विवश हो जाता है। लेखक कहते हैं कुछ लोग फालतू खरीदारी करते हैं और फालतू खरीदारी वे बाजार के आकर्षण के कारण करते हैं। लेखक के मित्र ने बाजार को शैतान का जाल बताया है। यह एक ऐसी सजा है, यह ऐसा बहया है, यही इसमें नहीं फंसता। इसमें बाजार में बताया गया कि उसके रूप जाल में सभी लोग उलझ जाते हैं। इसमें आमंत्रण में आग्रह नहीं होता, बल्कि बाजार का आमंत्रण मूक होता है। यह इच्छा जगाता है और हर आदमी को अपनी हर चीज़ की कमी का भाव महसूस हो जाता है और चाह और अभाव के कारण मनुष्य पागल हो जाता है, उन्मादित हो जाता है और उसके अंदर असंतोष, ईर्ष्या, द्वेष, तृष्णा और आदि जन्म ले लेते हैं, जिससे मनुष्य बेकार हो जाता है। लेखक का दूसरा मित्र, ये तो लेखक ने पहले मित्र के बारे में बताया। लेखक बताते हैं दूसरा मित्र बाजार गया और वह खाली हाथ लौट आया। लेखक ने पूछने पर यह क्या, कुछ लेने को था परंतु कुछ मैं ले नहीं पाया। एक वस्तु लेना चाहता था, इसका मतलब दूसरी वस्तु को छोड़ देना। अगर अपनी चाह का पता ना हो तो बाजार सब और हमें अपनी चाह पर घेर लेती है, परिणामतः कुछ नहीं निकलता। बाजार रूप का जादू है। यह तभी असर करता है जब जेब भरी हो तथा मन खाली हो। जेब भरे होने के कारण हर वस्तु खरीद लेने की इच्छा होती है, क्योंकि मन खाली है। उसमें लगता है सारी वस्तुएं मेरी होनी चाहिए, परंतु यह मन और जेब खाली होने पर भी असर करता है। खाली मन को बाजार की चीज़ें निमंत्रित कर देती हैं। सब चीज़ें खरीदने का मन करता है। जादू उतरते ही फैंसी चीज़ें आराम नहीं देती, बल्कि खलल डालती है। बाजार का जादू चढ़ने के कारण हम ऐसी चीज़ों को खरीद लेते हैं जो हमारे जीवन में हमें सुख नहीं देती, बल्कि खलल डालती है और इसका परिणाम दुखद होता है। आपसी गृह कलह भी जन्म ले लेता है। इसे स्वाभिमान और ईमान बढ़ता है। बाजार में लेने से जादू से बचने का एकमात्र यही उपाय है कि बाजार जाते समय मन खाली ना रहे। मन में लक्ष्य हो तो बाजार का आनंद मिलेगा और वह आपसे बाजार कृतार्थ हो जाएगा। बाजार की असली सार्थकता यह है कि आवश्यकता के समय काम आए। हर वस्तु हमारी पूर्ति करे। जो हमारी ज़रूरत की वस्तु है वह हमें मिले, तभी हमें बाजार सार्थक होता है। मन खाली रहने पर का मतलब ये मन बंद नहीं करना है। शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा को है, जो सनातन भाव से संपूर्ण है। मनुष्य तो अपूर्ण है। मनुष्य में अपनी इच्छाओं का निरोध नहीं कर सकता। उसके अंदर लोभ का जीतना नहीं है, बल्कि लोभ की जीत है। मन को बलात् बंद करना हठ योग है। वास्तव में मनुष्य को अपनी अपूर्णता स्वीकार कर लेनी चाहिए। सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता को स्वीकृति के साथ होता है। मन की बात भी सुननी चाहिए, क्योंकि वह भी उद्देश्यपूर्ण है। मनमानेपन से छूट नहीं होनी चाहिए। लेखक के पड़ोस में एक भगत जी रहते हैं। वे लंबे समय से चूर्ण बेचते हैं। चूर्ण उनका सरनाम है। वे प्रतिदिन 6 आने का चूर्ण बेचते हैं और उससे ज़्यादा नहीं कमाते। वे अपना चूर्ण थोक व्यापारी को नहीं देते, न पेशगी लेते, न कोई ऑर्डर लेते। 6 आने का चूर्ण बेचने के पश्चात वे चूर्ण मुफ्त में बच्चों को बांट देते हैं। वह सदा स्वस्थ रहते हैं। उन पर बाजार का जादू नहीं चढ़ता। वे निरक्षर थे।
बड़ी बड़ी बातें नहीं जानते, उनका मन अडिग रहता है। पैसा उनके सामने भीख मांगता है कि मुझे ले लो, ग्रहण करो, पर वह व्यक्ति निर्मम है जो पैसे को अपने आहत गर्व से बिलखता हुआ छोड़ देता है। पैसे में व्यंग्य शक्ति होती है। पैदल व्यक्ति के पास से धूल उड़ाती हुई जब मोटर चली जाती है तो व्यक्ति परेशान हो जाता है। वह अपने जन्म को कोसता है, परंतु यह चूरण वाला व्यक्ति पर कोई असर नहीं होता। लेखक ऐसे बल के विषय में कहता है जो कुछ अपार जाति का तत्व है। कुछ लोग इसे आत्मिक, भौतिक और नैतिक कहते हैं। लेखक कहता है जहाँ तृष्णा है और बटोर लेने की स्पृहा है, वहाँ उस बल का बीज नहीं, संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है। और यह मनुष्य पर धन की और चेतना पर जड़ की विजय है। एक दिन बाजार चौक में भगत जी से लेखक की मुलाकात हुई और राम राम हुई। उनकी आंखें खुली थी। वे सबसे मिलकर बातें करते हुए चले आ रहे थे, पर भौचक्के नहीं थे, ना ही किसी प्रकार से वे लाचार थे। भांति भांति के बढ़िया माल चौक में भरा पड़ा था, किंतु उन्हें मात्र अपने ज़रूरत की चीज़ से ही मतलब था। वे रास्ते में फैंसी स्टोरों को पार करते हुए एक पंसारी की दुकान में जाते हैं और अपने काम की वस्तु लेकर वे लौट पड़ते हैं। उनके लिए बाजार शून्य है। फिर चांदनी बिछी हो रहे या बाजार का आकर्षण उन्हें बुलाते रहे, वे उसका कल्याण ही चाहते हैं। लेखक का मानना है बाजार की सार्थकता वह मनुष्य देता है जो अपनी ज़रूरत को पहचानता है। जो केवल परचेजिंग पावर के बल पर बाजार को व्यंग दे जाते हैं, वे ना तो बाजार का लाभ उठा पाते, ना बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। वे लोग बाजार के बाजारूपन को बढ़ाते हैं, वे कपट बढ़ाते हैं जिसमें सद्भाव की कमी होती है। सद्भाव नष्ट होने से ग्राहक, क्रेता और विक्रेता, बेचक, ग्राहक और बेचक बनकर हम रह जाते हैं, जो एक दूसरे को ठगते हैं और ठगने की घात लगाए बैठे रहते हैं। ऐसे बाजारों में व्यापार नहीं होता बल्कि शोषण होता है। बाजार में कपट सफल हो जाता है तथा बाजार में मानवता खत्म होती है। यह बड़ी विडंबना की बात है। ऐसे बाजार का पोषण करना उस शास्त्र का बना हुआ है जो अर्थशास्त्र सरासर औंधा है। यह मायावी शास्त्र है, यह अर्थशास्त्र नहीं बल्कि अनीति शास्त्र है। इस प्रकार कहकर लेखक ने उपभोक्तावादी संस्कृति की ओर हमारी दृष्टि आकर्षित की है। लोग आकर्षण में किस तरह बंधकर बाजार में जाते हैं और बाजार में ऐसी वस्तु को क्रय कर लेते हैं जिसका कोई मूल्य नहीं होता। बाजार का जादू चढ़ते ही लोग अलग अलग वस्तु अब आस पड़ोस को दिखाने के लिए, अपनी परचेजिंग पावर, अपने पैसे को दिखाने के लिए बड़ी बड़ी कोठी और महल बनवाते हैं। किंतु जैसे ही परचेजिंग पावर, पैसे की ताकत, पैसे का जादू उतरता है तो उन्हें लगता है ये तो सब बेकार है। अतः हमेशा सुख देने वाली वस्तुएं सुविधाजनक ही नहीं होती बल्कि हमारे जीवन में खलल डालती हैं। बच्चों, आज का पाठ यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।